तो आज तारीख है 1 दिसंबर। और आज के हम लोग जितने भी लीडिंग न्यूज़पेपर हैं, चाहे दैनिक भास्कर हो गया, द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, सभी को हम कवर करेंगे। तो पहली जो न्यूज़ है आज द हिंदू के अगर फ्रंट पेज की बात करें, तो पहली तो हम जानते हैं कि जो राज्यसभा के जो लीडर्स हैं, 15 जो एमपीस हैं, उनको ये कह दिया गया है, लीडर ऑफ हाउस जो हैं पीयूष गोयल, उन्होंने ये कहा है कि अगर वो लोग अपोलोजाइज कर ले तो उनको वापस लिया जा सकता है। एक दूसरी चीज फ्रंट पेज पे ही दी था हिंदू पे कि जो जीडीपी है वो क्वार्टर 2 में 8.2% से बढ़ी है। अगली एक न्यूज फ्रंट पेज पे ही है, मुल्ला पेरियार बांध को लेके आई है। एक पॉल्यूशन के बारे में खबर दी है कि जो 2.5 पीएम लेवल है वो कई अलग अलग सिटीज में बढ़ता जा रहा है। एक जो पुष्कर फेयर अभी जो लगा हुआ है, पुष्कर हम जानते हैं, पुष्कर मेला लगता है राजस्थान में। और पुष्कर एक अकेली ऐसी जगह है जहाँ पे अकेला ब्रह्मा जी का मंदिर है, कहा जाता है सबसे पुराना। और एक नेक्स्ट दी हुई है ओमनिक्रॉन के बारे में कि ओमनिक्रॉन को आरटीपीसीआर से पता लगाया जा सकता है वायरस को। और एक यहाँ पे न्यूज़ दी है, जो हाई कोर्ट के एक जज है, उन्होंने एक लड़की थी जिसकी आईआईटी में सिलेक्शन हो गया था, तो उसके पास फीस नहीं थी, तो वो सिलेक्शन की मना कर रही थी। एट दी एंड एक हाई कोर्ट के जज है, उन्होंने उसकी पूरी फीस भरी है, तो ये अच्छा काम है। तो दैट्स ऑल। अगर फ्रंट पेज की बात करें ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे एग्जाम में आने लायक हो। तो बेसिकली पेज नंबर 7 की बात करते हैं हम लोग द हिंदू के, उस पर एक खबर आई है सुसाइड्स को लेके। बेसिकली अगर 2020 की बात करें, तो पिछले 53 साल में सबसे ज़्यादा सुसाइड्स अगर किसी लोगों ने किए हैं तो वो 2020 में किए हैं। तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने सुसाइड किए है। और ये जो डाटा है, बाय द वे, जो एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड रिपोर्ट है उसमें निकल के आया है। और सबसे ज़्यादा जो सुसाइड की गई हैं उनमें नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, सेकंड पे तमिलनाडु और थर्ड पे मध्य प्रदेश। और अगर इसको कंपेयर हम लोग 2019 से भी करते हैं ना, तो 10% ज़्यादा है। और बेसिकली ज़्यादातर लोग किन्होंने की सुसाइड, तो या तो स्टूडेंट्स थे, या अनएम्प्लॉयड वर्कर्स थे, या जो डेली वेजेस वर्कर्स हैं उन्होंने सुसाइड किए सबसे ज़्यादा। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो पेज नंबर 8 पे ही आई है द हिंदू के उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, अभी हम लोग जानते हैं, देवास्थानम बोर्ड एक्ट को लागू किया था। बेसिकली अगर बोर्ड की बात करें तो इसका नाम तो ये था कि उत्तराखंड धाम श्राइन मैनेजमेंट एक्ट 2019। तो ये 2019 में लाया गया था। बेसिकली क्या है, उत्तराखंड में जो 51 टेम्पल है और उनमें जो 4 धाम है उनको भी मिक्स करके, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, और उसके अलावा भी जो तकरीबन 47 अलग अलग टेम्पल्स हैं, उन सब के जो बोर्ड है उनको वो अपने हाथ में लेना चाहती थी उत्तराखंड सरकार। मतलब सीधी सी बात है, उनका जितना भी मैनेजमेंट है, उनके जितने भी बिलिंग्स होती हैं, फंड होते हैं, डोनेशंस होते हैं, सब उत्तराखंड सरकार अपने हाथ में लेने वाली थी। और एक देवास्थानम बोर्ड बनाने वाली थी इस एक्ट के द्वारा। हुआ क्या, इसको लेके अभी तक क्या है, वहां पे हम जानते हैं जो मंदिर समितियां ही हैं वही उनका मैनेजमेंट करती हैं। तो इसको लेके काफी प्रोटेस्ट हुआ एट द एंड। और एट द एंड हम जानते हैं उत्तराखंड में चुनाव भी आने वाले हैं, तो कौन सी ही गवर्नमेंट चाहेगी कि वो चली जाए। तो इस पूरे एक्ट को, देवास्थानम बोर्ड जो एक्ट है, इसको वापस लिया जा रहा है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। तो अब जो समितियां संभालती थी वही संभालेंगी। और बेसिकली अभी सीएम हम जानते हैं पुष्कर सिंह है, तो उन्होंने इसकी घोषणा की है कल। और देखो बेसिकली इसमें और भी चीज़ें हैं। ये इस जो पूरे जो देवास्थानम बोर्ड एक्ट है, इसके जो हेड बनते हैं देवास्थानम बोर्ड के, वो वहाँ के सीएम होते हैं हमेशा। और जो अलग अलग मंदिरों के लिए बोर्ड बनाए जा रहे थे, उसके भी जो हेड बनाए जा रहे थे वो पॉलिटिकल लीडर्स बनाए जा रहे थे। इसी वजह से ज़्यादातर जो लोग हैं वो इससे गुस्सा थे। और अब सरकार की पूछी जाए तो सरकार का कहना ये है कि जैसे मान लो जमुनोत्री यमुनोत्री समितियां हैं, तो वो प्राइवेट समितियां हैं। वो सरकार को एक तरीके से जितना भी पैसा आता है, वो समितियां सरकार को उसका हिस्सा नहीं देती उनमें से, क्योंकि वो तो कहती है हम तो प्राइवेट मैनेज कर रहे हैं, हम सरकारी एजेंसी थोड़ी है जो सरकार को रुपए देंगे, सीधी सी बात है। तो सरकार इसलिए कर रही थी कि उसको उसका चंक भी मिल सके बेसिकली। लेकिन वही, ये लोगों की धार्मिक भावनाएं भी हैं, तो एट द एंड इस पूरे एक्ट को वापस लिया जा रहा है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वही है हरि कुमार को लेके कि हरि कुमार हम जानते हैं हमारे 25th नेवल चीफ बना दिए गए हैं। करमवीर सिंह थे तो उनका अभी रिटायरमेंट हो गया, तो अब हरि कुमार बन गए 25th। और हम जानते हैं कि पहले इंडिया के जो नेवल चीफ थे वो टेबल हॉल थे। और उसके बाद में तकरीबन नेवल चीफ की बात करें तो 2.5 लाख रुपए सैलरी होती है, 3 साल इनके जो टेन्योर होता है। और सीडीएस हो गए, पीएम हो गए, या डिफेंस मिनिस्टर हो गए, इनको ये रिपोर्ट करते हैं। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो पेज नंबर 9 पे आई है दाइंदो के, ईडब्ल्यूएस कोटा को लेके। अभी हम लोगों ने देखा था काफी दिन से ईडब्ल्यूएस कोटा को लेके हो रहा था कि ये 8 लाख रुपए का क्राइटेरिया किस हिसाब से चुना गया है। तो इसको लेके हाई कोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी बाद में कहा था केंद्र सरकार से कि इसको रिविजिट करने के लिए। तो अभी
सुप्रीम कोर्ट की बात को मानते हुए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा एक 3 लोगों का पैनल बनाया गया है, जिसमें अजय भूषण जी हैं जो हमारे फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं, और वी.के. मल्होत्रा हैं जो इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च के अभी हेड है इस समय, और एक है जो संजीव सनियाल है जो बेसिकली प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर है इस समय इंडियन गवर्नमेंट के। इन तीनों लोगों को मिला के एक बोर्ड बनाया गया है, समिति बनाई गई है। ये कमेटी अगले 3 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देगी, और रिपोर्ट में ये बताएगी कि 8 लाख का क्राइटेरिया किस हिसाब से रखा गया है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, और अगर गलत रखा गया है तो उसको सुधार के बताएगी कि ये रखना चाहिए। अब देखते हैं क्या आता है। और बेसिकली हम लोग जानते हैं ईडब्ल्यूएस एक्ट किसके द्वारा लाया गया था, तो 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 2019 का, उसके द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है भारत में सिटीजनशिप को त्यागने को लेकर। हम लोग है ना, हम लोग सीए की बात करते रहते हैं, एनआरसी की बात करते रहते हैं, लोगों को सिटीजनशिप देने की बात करते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक डाटा लेकर के आया है, अभी लोकसभा में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें हमारे मंत्री जी ने ही, अमित शाह ने ये डाटा दिया है कि तकरीबन 6 लाख लोगों ने पिछले 2016 से लेकर 2020 के बीच में, तकरीबन 4 सालों में 6 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता को त्याग दिया है। और अगर केवल इसी साल की बात करें तो अभी 2021 का एंड नहीं हुआ है, अभी तकरीबन 1.25 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता त्याग दी है। तो बेसिकली अगर ऑन एन एवरेज बोला जाए तो पिछले 5 साल में तकरीबन ऐसे 7-8 लाख लोग हैं जिन्होंने भारत की नागरिकता त्याग दी है। और ज्यादातर जो भारत की नागरिकता त्याग के गए हैं उनमें 98% लोग वही हैं जो हाई नेटवर्थ के थे, जो एंटरप्रेन्योर थे या जिनके खुद के बिजनेसेस थे, इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं था या और भी कोई प्रॉब्लम थी। तो हमें इन्हें रोकने पे गौर करना चाहिए था, क्योंकि ये लोग थे जो इंडिया को आगे बढ़ाते हैं। सरकार इनकी तरफ गौर नहीं करती है तो एट दी एंड क्या होता है, दूसरे देशों में अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं, छोड़ के चले जाते हैं, सिंपल। अब नागरिकता की बात करें तो हम जानते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 है उसके आर्टिकल नंबर 5 से 11 के बीच में नागरिकता दी हुई है, जिसमें आर्टिकल नंबर 11 में ये कहा गया है कि संसद ऐसे कानून बना सकती है कि लोगों की नागरिकता के लिए अलग अलग। तो आर्टिकल 11 का यूज करते हुए एक सिटीजनशिप एक्ट आया था 1955, उसमें ये लिखा हुआ है कि नागरिकता कैसे कैसे छोड़ी जाती है। और बेसिकली अब बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा कि जो पीआईओ है या ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है, ओसीआई कार्ड धारक है, वो बन गए होंगे ये 6 लाख। ये 6 लाख लोग उनमें से भी नहीं है, ये लोग तो पूरी तरीके से छोड़ के चले गए हैं। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो मेसी को लेके आई है। कल क्या था, बैलन डॉर जो बेसिकली एक तरीके से ऑस्कर माना जाता है फुटबॉल का, तो कल मेसी ने 7वीं बार बैलन डॉर जीत लिया है, और जो एलेक्सा पुटेले हैं उन्होंने गर्ल्स में बैलन डॉर जीता है। एक नेक्स्ट न्यूज़ आई है, वो आई है कुलसिनर को लेके। कुलसिनर बेसिकली हम जानते हैं कि साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर रह चुके हैं पहले, और इस समय जो अफगानिस्तान की टीम है उसके हेड कोच भी थे। तो उनका कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो गया है, और दोबारा उनको चुनने के लिए कहा भी गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि अब हम अफगानिस्तान की टीम के कोच नहीं बनना चाहते। तो दैट्स ऑल, अब उन्होंने पद त्याग कर दिया। अब देखते हैं नए कोच आएंगे तब वो भी न्यूज़ में आएगा ही आएगा। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है अभी आईटीबीपी को लेके। अभी हुआ क्या, हम देखते हैं कि पिछले 5-6 महीने पहले आईटीबीपी की नियुक्तियां वगैरह हुई थी, तो इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस की। तो बेसिकली हम लोगों की जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनमें जो आर्म्ड फोर्सेस लॉ है उसके क्लॉज नंबर 4.4 में ये साफ कहा गया है कि अगर किसी भी प्रकार की आर्म्ड फोर्स में तुम्हें ज्वाइन करना है तो तुम्हारे शरीर पे कहीं भी टैटू कोई भी नहीं होना चाहिए, कोई छोटा सा भी टैटू नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है। और अभी आईटीबीपी में तकरीबन ऐसे 3 लोग थे जिनके शरीर पे अलग अलग टैटू पाए गए हैं। और टैटू चलो कोई धार्मिक टैटू हो या कोई संभ्रांतिक टैटू हो तो समझ में आता भी है। एक इंसान का तो केवल अपने नाम का टैटू था, तो उसने अभी हाई कोर्ट में कर दी थी अपील, दिल्ली हाई कोर्ट में। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी यही फैसला दे दिया एट द एंड कि नहीं, 4.4 जो क्लॉज है उसको माना जाएगा, और टैटू चाहे तुम्हारे नाम का ही क्यों ना हो तुम नहीं रख सकते। तो दैट्स ऑल। एक अब न्यूज़ में हो जाता है तो हमें ये जानना जरूरी हो जाता है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है रूरल वेजेस को लेके। अभी जो लेबर जनरल है वो निकाला गया है लेबर ब्यूरो के द्वारा, तो उसमें डाटा निकल के आया है कि जो लेबर वेजेस है वो कहाँ हमारे राज्यों में किस में कितने ज़्यादा मिलते हैं। तो केरल ने इसमें टॉप किया है। केरल में पर लेबर को तकरीबन 677 रुपये पर डे मिलते हैं। और वहीं अगर लास्ट पे बात की जाए तो लास्ट पद पे है यहाँ पे गुजरात, जो जिसमें केवल 239 रुपये मिलते हैं पर लेबर को, और उससे भी नीचे, उससे ऊपर है महाराष्ट्र, मतलब सेकंड लास्ट, जिसमें 262 रुपये मिलते हैं।
अब सोचो यूपी बिहार इनसे ज़्यादा अच्छे हैं डेली लेबर की बात की जाए तो हम देख सकते हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र जो ऐसे इंडस्ट्रियल हब के रूप में हम लोग उनको देखते हैं, जहाँ पे गुजरात में तो हम जानते हैं सूरत जैसे इंडस्ट्रियल हब बने हुए हैं, वहाँ पे लोगों को डेली वेजेस के नाम पे अपने देश में सबसे कम रुपए मिल रहा है। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है वर्ल्ड टालेस्ट रेलवे ब्रिज को लेके, कि मणिपुर के द्वारा अभी हाल ही में नौनोई वैली पर एक 441 मीटर का वर्ल्ड टालेस्ट जो टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज है वो बनाया जा रहा है। इससे पहले हम जानते हैं यूरोप में था 130 मीटर का, वो अब पीछे हो जाएगा, और इस ब्रिज को तकरीबन 374 करोड़ रुपए में बनाया जाएगा और ये 2024 तक बनके तैयार होगा। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो नागालैंड की आई है, कि नागालैंड की सरकार के द्वारा हाल ही में अभी जो कॉल योर कॉप एक ऐप लॉन्च किया गया है। बेसिकली जो नागालैंड में टूरिस्ट घूमने जाते हैं, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है या महिलाओं से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या मान लो तुम्हें तुरंत के तुरंत पुलिस की सहायता चाहिए, तो कॉल योर कॉप करके एक ऐप है, उस पर तुम कंप्लेंट डाल सकते हो और आधे घंटे के अंदर अंदर पुलिस सहायता तुम्हें उपलब्ध करवाई जाएगी। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो बेसिकली आई है यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम को लेके। ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों के द्वारा मिलके चलाया जा रहा है। बेसिकली क्या है, जो यंग लोग हैं उनको बच्चों में कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए कि वाटर का कंजर्वेशन कैसे करें, वाटर का ट्रीटमेंट कैसे करें, वाटर को प्रिजर्व कैसे करें, तो इन सभी को लेके इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने वर्चुअली लॉन्च किया है इसको बेसिकली। तो यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है जो अभी केंद्र सरकार ने हाल ही में एक यूनिक फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी लॉन्च की है। होता क्या है ना, हमारे जितने भी पेंशनर्स हैं उन पेंशनर्स का हर साल एक लाइफ सर्टिफिकेट बनता है, तभी उनकी पेंशन जारी रहती है आगे के लिए। लेकिन वो लाइफ सर्टिफिकेट बनता कैसा था अभी तक, बेसिकली बहुत से लोग तो जा ही नहीं रहे हैं, हॉस्पिटल से बस लिखा ला रहे हैं, लाइफ सर्टिफिकेट बन जा रहा है। बहुत से लोग मर गए हैं, उनके बच्चे पेंशन ले रहे हैं आगे। तो ये आगे से ना हो, इसके लिए यूनिक फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी बनाई गई है जिसका नाम है RA08FM। तो बेसिकली इसके द्वारा लाइफ सर्टिफिकेट बनाए जाएंगे आगे। और ये डेवलप किसके द्वारा किया गया है, तो ये UIDAI और जो मिनिस्ट्री ऑफ IT है उसके द्वारा डेवलप किया गया है इसको। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो हम जानते हैं 29 नवंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी था। बेसिकली जब पैलेस्टीन और इसराइल को अलग अलग बनाया गया था, पैलेस्टीन अरब कंट्री बनाई गई थी, इसराइल को ज्यूइश कंट्री बनाई गई थी, तब इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी मनाया जाता है 29 नवंबर को पैलेस्टीन के बनने पर ही। तो दैट्स ऑल। और फिर हम जानते हैं आगे पैलेस्टीन को धीरे धीरे फिर इसराइल हड़पता चला गया, और आज उस समय से अगर बात की जाए तो आज केवल 20% पैलेस्टीन बचा हुआ है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है ग्राउंड वाटर को लेके। अभी जो यूनेस्को ने एक वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट लॉन्च की है 2018। अब सोचो 2018 से वो रिपोर्ट आ रही थी, उसके पार्ट्स आ रहे हैं एक एक करके। तो वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट यूनेस्को की आई है। इसमें ग्राउंड वाटर को लेकर डाटा आया है कि भारत लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टर है पूरी दुनिया में ग्राउंड वाटर का। अभी हम लोग बात करें कि क्योंकि इंडिया में कंजर्वेशन होता नहीं वाटर का, हम लोग जानते हैं, ऊपर से एक्सट्रैक्शन जितनी तेजी से हो रहा है, लगातार ग्राउंड वाटर इंडिया में कम होता जा रहा है, और ऐसी ही स्थिति चलती रही तो अगले 40 साल में अभी जिस लेवल पे ग्राउंड वाटर पाया जाता है उससे डबल लेवल नीचे चले जाएगा ऑलमोस्ट हर सिटी में इंडिया की। और हम अब बात करें इंडिया इसके लिए क्या काम कर रहा है, तो जल शक्ति अभियान हो गया, हम देखते हैं मोटर वॉल्यूम जो सर्टिफिकेट है वो चलाते हैं, आर्टिफिशियल रिचार्जिंग अंडर वाटर के भी ऊपर काम किया जा रहा है, जो नेशनल वाटर पॉलिसी है वो लेके आई गई है, अटल भूजल योजना भी चलाई जा रही है। बट उन सब का ना ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन कहीं दिखाई नहीं दे रहा, सच बात बोली जाए तो। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वही है RBI की, कि RBI ने अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की बात कर दी है। तो अभी हम लोग देखा था क्रिप्टो करेंसी बैन करने की भी काफ़ी बात चल रही है, तो इसी के चलते सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC, तो CBDC नाम से RBI अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। बेसिकली फिएट करेंसी है, जिसके द्वारा क्या किया जाएगा कि अगर किसी को खरीदना है तो क्रिप्टो करेंसी जैसी करेंसी है, तुम खरीद सकते हो, बेच सकते हो, बस ज़्यादा रेगुलेटेड है क्योंकि ये RBI के द्वारा बनाई गई है, तो RBI ही इसे पूरी तरीके से रेगुलेट करेगा, और ये भी ब्लॉकचेन पे ही काम करेगी, ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ से आज की अगर बात की न्यूज़ तो खत्म होती है। अब एडिटोरियल की बात करें तो एक द हिंदू में एडिटोरियल आया है अफगानिस्तान को लेकर। काफ़ी दिन से अफगानिस्तान को लेकर एडिटोरियल नहीं आ रहे थे, आज आया है कि देखो बेसिकली अफगानिस्तान में इस समय हम लोग देखते हैं काफ़ी चीज़ों की शॉर्टेज हो रही है, खाने तक की लोगों को प्रॉब्लम है।
तो अफगानिस्तान में फिर से जो गोल्ड हो गया, ड्रग्स हो गए, उनकी स्मगलिंग फिर से बढ़ती जा रही है। जो पहले अफगानिस्तान के चैनल्स बने हुए थे, चाहे उन चैनल्स वो इंडिया इन चीज़ों की तस्करी करता हो या अलग अलग जगह पे, जहाँ जहाँ पे मतलब इंडिया में मान लो, ईरान में मान लो, पाकिस्तान मान लो, इन जगह कई जगह अपनी जो ड्रग्स है उनको डंप करता है बेसिकली। तो वो चैनल्स फिर से खुल रहे हैं, ऐसा कहा गया है। अभी जो UNODC है, UN ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, उसके द्वारा एक रिपोर्ट भी निकल के आई है जिसमें कहा गया है तकरीबन 6000 टन ओपीएम प्रोडक्शन किया गया है इस महीने मतलब जो फसल बात के लिए पिछले 3 महीने में। तो अफगानिस्तान में तकरीबन 6000 टन ओपीएम का प्रोडक्शन किया गया है। और सीधी सी बात है, जब प्रोडक्शन होगा तो उसकी सप्लाई भी कहीं ना कहीं तो होगी ना। देखो हमारे यहाँ मुंबई अटैक्स हुए थे, हम लोगों ने देखा था, उस समय भी इसका लिंक किससे किससे निकला था? अफगानिस्तान से आए हुए ओपीएम से निकला था। याद करो कि उन लोगों को जो पैसे मिल रहे थे वो पैसे कैसे आ रहे थे? वो ओपीएम के रूप में आ रहे थे उनके पास में। तो इन चीज़ों को फिर से वही है ना कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास किसी भी प्रकार की कोई कांस्टेंट सप्लाई तो है नहीं मनी की, क्योंकि वो आईटी या सर्विस सेक्टर में कुछ अच्छा तो कर नहीं रहे हैं, और उनको सप्लाई ऑफ एम्यूनेशन लगातार चाहिए ही चाहिए, उसके लिए पैसा भी चाहिए। तो उसके लिए ये लोग फिर से वही चीज़ें एक तरीके से बेसिकली रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ये लोगों ने फिर से ओपीएम और इन सब का सहारा लेना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया है। अब जो ग्लोबल लेवल ऑफ टेररिज्म है ना, वो भी इससे बहुत ज़्यादा बढ़ने की आशंकाएं हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, जहाँ जहाँ तुम ये पहुँचाओगे वहाँ तुम्हारे टेररिस्ट भी पहुँचेंगे। और जो अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जब तुम तालिबान में ही ये सब चीज़ें हड़पेंगी तो उनके लिए एक गढ़ की तरह बन जाएगा। अब यहाँ पे ज़रूरत क्या है? यहाँ पे एक इंक्लूसिव, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की ज़रूरत है अफगानिस्तान में, जो कि वहाँ चल रही ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को ख़त्म करने की कोशिश करे, ना कि केवल अपना फ़ायदा सोचने और चारों ओर आतंक फैलाने की। बेसिक एमिनिशंस की शॉर्टेज है, मैं मानता हूँ, चलो बेसिक रेमेडीज की भी शॉर्टेज है अफगानिस्तान में, लेकिन उसके लिए ग्लोबल कम्युनिटी से मिलके चलना जरूरी है, ना कि ये सब करना। अब यहाँ पे किया क्या जा सकता है अभी बेसिकली, तो इसमें ये कहा गया है एट द एंड ऑफ दिस एडिटोरियल कि भारत के लिए यह टाइम है, बेसिकली न्यू दिल्ली के लिए यह टाइम है कि वो आगे बढ़ के कदम बढ़ाए और इस नार्को टेररिज्म को रोके। बेसिकली इसको नाम ही दिया गया है नार्को टेररिज्म। तो इस कैसे रोके कि जो बेसिक रेमेडीज हैं, जो जरूरत है अफगानिस्तान को, वो हम लोग उपलब्ध करवाएं और उसके बदले में हम लोग उनको फोर्स करें कि वो लोग ये ओपीएम वगैरह है इन सबको रोकें। केवल इंडिया ही नहीं, ग्लोबली और भी कंट्रीज करें, लेकिन इंडिया के वहां पे खुद के हित भी है। इंडिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है, वो बर्बाद हो रहा है वहां पे। और इंडिया अगर चाहती है कि वहां पे शांति भी स्थापित हो, क्योंकि देखो वो केवल शांति के लिए ही नहीं, इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी खतरा हो जाएगा अगर ये ओपीएम डंप होने लगता है। तो इन सब पे अगर काम करना है तो इंडिया को अभी से नार्को टेररिज्म को कम करने के लिए कदम कदम बढ़ाने की जरूरत है। ये वन ऑफ द बेस्ट टाइम है, क्योंकि आने वाले समय में हम जानते ही हैं कि ये ओपीएम हम जो देख रहे हैं ना उगते हुए, ये और ज्यादा बढ़ने ही वाला है। तो दैट्स इस एडिटोरियल में तो यही था। एक नेक्स्ट एडिटोरियल आया है लॉलेस इन मुंबई नाम से, ये इंडियन एक्सप्रेस में आया है। बेसिकली हुआ क्या ना, देखो हम बात करते हैं आज़ादी से पहले की। इंपीरियल सर्विसेज थी। इंपीरियल सर्विसेज बेसिकली जो बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस सर्विसेज बन गई हमारे यहाँ, ऑल इंडिया सर्विसेज, उनको पहले इंपीरियल सर्विस कहते थे। इनमें इनके ही द्वारा जो हम देखते हैं ब्रिटिशर्स है वो इंडिया को कंट्रोल करते थे, बेसिकली जनमानस को कंट्रोल करते थे। ब्रिटिशर्स के टाइम पे ब्रिटिशर्स चले गए, आज़ादी के समय इस बात पे बहुत मुद्दा उठा कि इन सर्विसेज को रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। ये सर्विसेज तो केवल अपने फायदे के लिए बनाई गई थी, ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई थी। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसे उन कुछ लोगों में से थे जो खड़े हो गए थे इस पक्ष में कि इनको सर्विसेज को रखना चाहिए। उनका कहना यह था कि इन लोगों को ट्रेन इस तरीके से किया गया है कि इंटीग्रिटी या पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी की बात करें हम लोग, ऑनेस्टी की बात करें, अनबायसनेस की बात करें, इन सब चीज़ों को इनके अंदर इस्टेब्लिश किया गया है और इसी तरीके से लोगों को ट्रेन किया गया है। तो हमें ज़रूरत है इस पूरी इंपीरियल सर्विस की इस्टेब्लिशमेंट बदलने की, ना कि इनको ख़त्म करने की। लोगों ने वल्लभ भाई पटेल की बात मानी और इन सर्विसेज को बने रहने दिया। आज हमारे पास में पहले 2 थी, आज 3 ऑल इंडिया सर्विसेज है।
इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और फॉरेन सर्विस। अब यहां से क्या हुआ, डेवलपमेंट, इन सर्विसेज ने बहुत डेवलपमेंट किया, ऐसी बात नहीं, डेवलपमेंट करती भी है। अब बेसिकली इसमें मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है, अभी मुंबई से एक रिपोर्ट निकल के आई है। हुआ क्या, मुंबई हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है, हम सब लोग जानते हैं। वहां के इस समय जो कमिश्नर हैं, उनको लॉ एंड ऑर्डर, उनकी देखो बेसिकली उनकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को वहां पे लाए, वहां पे चल रहे थ्रेट्स को कम करें। लेकिन उन्होंने खुद ऐसी गतिविधियों में बाहर लिया है मुंबई पुलिस के जो कमिश्नर है। अब सोचो, मुंबई कोर्ट के द्वारा उनको, अब सोचो जो कल तक वहां के लॉ एंड ऑर्डर को इंप्लीमेंट करवा रहा था, वहां की कोर्ट के द्वारा पहली बार भारत में ऐसा हुआ कि किसी कमिश्नर को फरार घोषित कर दिया गया है। बेसिकली ये किस वजह से हुआ है, हम जानते हैं राजनीतिक दलों, राजनीतिक दल क्या है, राजनीतिक दल चुनाव पे जीते हैं, उनको अपने चुनाव में जीतने के लिए पावर स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके लिए उनको जरूरत पड़ती है पैसे की, और वो पैसे जनरेट करने के लिए वो अपनी एजेंसीज का काम लेते हैं, जिनमें एडमिनिस्ट्रेटर्स काम कर रहे होते हैं। और वो एडमिनिस्ट्रेटर जब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटर बन जाते हैं, तब ऐसा होता है कि वो लोग गलत गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। बेसिकली महाराष्ट्र के जो फॉर्मर होम मिनिस्टर थे, मैं नाम नहीं लूंगा, सबको पता है, उनके साथ इनको मिला हुआ पाया गया है। अब यहां पे आती है बात कि एजेंसी, सीधी सी बात है, कोई भी एजेंसी अपने पॉलिटिकल बॉस को सत्ता में बनाए रखने के लिए एजेंट की तरह काम करने लगे, क्योंकि यहां पे जो पुलिस एक एजेंसी है, उसने अपने पॉलिटिकल बॉस को सत्ता में बनाए रखने के लिए उसके एजेंट की तरह काम करने लगी। जैसे हम बात करें ना कि स्टेट में पुलिस है, तो यहां पे ये कर रहे थे, और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती हैं केंद्र सरकार के पास, वो भी कई बार केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करने लगती हैं। कि कुछ चल रहा था, पता पड़ा यहाँ पे कोई की रैली होने वाली थी, वहां पे उन्होंने स्टे लगा दिया, किसी के यहाँ छापे मार दिए, किसी पे अलग अलग प्रकार के नोटिस भेज दिए किसी को, ऐसे परेशान करना। और ये किस लिए, केवल और केवल हमारे जो भी पॉलिटिकल बॉस है वो सत्ता में बने रहे, इसके लिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स को कम करता जा रहा है। तो इसमें बेसिकली पूरे एडिटोरियल में यही कहा गया है कि हमारे इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स था, जो ब्रिटिशर्स के टाइम बाय डंडा चलाया जाता हो कैसे भी, लेकिन वो बना हुआ था। उसके बाद में जब हम लोगों का, तब तो वही है कि वो उनको बदलने वाला भी कोई नहीं था, डेमोक्रेसी भी नहीं थी, सीधी बात है, तो वो तो बना ही रहना था। अब जब डेमोक्रेसी है, तब हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स समय के साथ धीरे धीरे डिप्लीट होता जा रहा है। यह हमारी डेमोक्रेसी के लिए खतरा बनता चला जा रहा है, क्योंकि फिर तुम्हें दुनिया में केवल वही चीजें, वही है ना कि उनके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटर जो उनके बॉस बने हुए हैं, उनके खिलाफ अगर कुछ आता है, तो वो जो दूसरा आदमी जो उनके सामने खड़ा होने वाला है, उसको पूरी तरीके से, उसकी इमेज को पूरी तरीके से डिप्लीट कर दिया जाता है इन एजेंसियों के द्वारा। ये एजेंसी जो लोगों के लिए बनाई गई थी, लोगों की भलाई के लिए बनाई गई थी, वो सत्ताधारी पार्टी के एजेंट बनते चले जा रहे हैं। और राजनीतिक तो सीधी सी बात है, हम जानते ही हैं कि ऐसा शायद ही कोई राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी हो जो अपने बारे में ना सोचती हो, और सभी सोचती हैं, हम लोग जानते हैं, इसमें कोई दुराय नहीं है। तो वही है ना कि एक दूसरे का बात तो कोई खोलेंगे नहीं, जिनके खुल जाते हैं उनमें राजनीतिक पार्टियों का कम नुकसान होता है। और ये जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, इनके जो एजेंट बने हुए हैं जो सरकार के लोग, ऐसे लोग पकड़े जाते हैं। जैसे कि अभी मुंबई में हम देखते हैं कि वहां के कमिश्नर को फरार घोषित कर दिया, वो तो भाग ही गए। सोचो, हमें इंडिया में अगर डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है तो अपनी एजेंसीज को प्रोटेक्ट करना होगा, एजेंसीज को इंडिपेंडेंट रखना जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी बनाए रखने का पहला नियम ही ये है कि जो इंफॉर्मेशन है वो इंसान के पास, हर एक इंसान के पास सही पहुंच रही हो, उसको बदला ना जा रहा हो। और दूसरा, जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, इंस्टीट्यूशन से मेरा मतलब है एजेंसीज, चाहे पुलिस हो गई, चाहे हम देखें नगर पालिका हो गई, चाहे कलेक्ट्रेट हो गई, XYZ कुछ भी मान लो, नगर पंचायतें हो गई, इन सबको भी इंडिपेंडेंटली लोगों के लिए काम करना जरूरी है। जब टू आइस बेसिकली कि इंफॉर्मेशन जो लोगों तक पहुंच रही है वो, और दूसरे इंस्टीट्यूशंस, ये दोनों जब अच्छे से काम करते हैं, तभी एक देश की जो रिपब्लिक की, वो बेसिकली डेमोक्रेसी है, वो बच के रह पाती है। और इसके लिए आज हमें काम करना जरूरी है।
तो दैट्स ऑल, यही लिखा हुआ था इस पूरे एडिटोरियल में। और आज की अगर बात करें तो 1 दिसंबर के करंट में यही था जो हमारे एग्जाम में जानने के लिए जरूरी था। दैट्स ऑल।